नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, आप देखेंगे उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में चर्चा करूँ, तो इस कंपनी जिस तरीके से रीबैक किया, जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, वो सचमुच में देखने वाला सचमुच में एक अचीवमेंट है कंपनी के लिए क्योंकि कंपनी जब से स्टार्ट लिस्टिंग हुआ तब से लेकर लगातार गिरावट में था। आज वही लेवल को वो रिकवर भी कर चुके हैं। अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए, जिस लेवल में कंपनी ने ओपनिंग किए थे, मतलब आईपीओ लिस्टिंग हुआ था और आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद ही कंपनी लगातार गिरते चले गए। कंपनी के ऊपर बिग क्रैश आ गया और कंपनी आईपीओ एक ऐसे टाइम पे लेके आए थे, जब उसके बाद ही कोविड का सिचुएशन स्टार्ट हो गया। तो कोविड आया, उसके उसके कारण और भी मार्केट में बिग क्रैश हुआ। तो उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके और भी करेक्शन देखने को मिला। फाइनली 2022 जून मंथ के बाद धीरे-धीरे करके कंपनी का रिकवरी हुआ, स्टार्ट हुआ और फाइनली यहाँ पे मुझे एक ट्रेड बना था, मतलब ट्रेड मिला था। वो कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और मुझे 60% के आसपास यहाँ पे टारगेट मिल चुके थे। तो 60% टारगेट मिलने के बाद मैं इंतज़ार कर रहा था और आपको मैं ये भी बताया कि मैं फिर से एक बार आप एक बार एंट्री लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ उसी लेवल से लेकर टॉप लेवल तक एक क्या बना, एक कप बना और कप बनने के बाद उसके बाद यहाँ पे क्या बना, एक हैंडल बना। तो कप विथ हैंडल बटन्स बना। ध्यान दीजिएगा, कंपनी हैंडल बनाने के बाद फिर से एक बार यहाँ पे हैंडल बटन क्रिएट किया। इसका मतलब 2 बार हैंडल बटन क्रिएट हो गया। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हैंडल पैटर्न क्रिएट हो और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो हायर कन्फर्मेशन है कि वो अपर साइड में जाने के लिए तैयार रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई 100% गारंटी नहीं होता, मगर मैं इतने सालों तक स्टेट कर रहा हूँ, इतने सालों का मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होते हैं कि अप साइड में जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी कोई एक रेंज में बार-बार एक ही रेंज के ऊपर अटक के कंपनी अपसाइड में ट्रेड करने का कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब बा सेलर जो एक्टिव था, वो सेलर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जितना बायर एक्टिव हो चुके हैं। और यही कारण की वजह से शेयर में एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम ग्रोथ और एक जर्नी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर आपने ट्रेड सिर्फ़ क्या टेक्निकल बेसिस में लिया? बिल्कुल नहीं। मैंने कंपनी का फाइनेंशियल बेसिस में भी लिया। जैसे कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ 2 मंथ्स में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, नवंबर में अच्छा खासा बाइंग किए और दिसंबर में भी बाइंग किया। एक अलग लेवल का बाइंग देखने को मिलेगा। तो जब बाइंग का लेवल्स इतना हाई है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस ज़रूर रहेगा। उसके साथ-साथ कंपनी के ऊपर मैं अगर क्वार्टर रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ, तो सेल्स लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आने का, तो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट किस तरीके से होगा, वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी जो एक टाइम लॉस मेकिंग कंपनी था, वो धीरे-धीरे करके प्रॉफ़िट में आया, उसके बाद आज एक हाई प्रॉफ़िटेबल कंपनी बन चुके हैं। तो इस कंपनी का जो एनपीए है, वो भी देखिए लगातार घटता हुआ देखने को मिले। बीच में कंपनी का एनपीए 3% के ऊपर चला गया था। आज वो एनपीए कम होकर 0.09% के आसपास आ चुके हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। तो इस पॉइंट को आपको ज़रूर याद रखना होगा। इस पॉइंट किस बेसिस में आगे बढ़ रहा है, वो भी आपको याद रखना होगा। अगर इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो पॉज़िटिविटी होगा। और इस सारे कारण की वजह से मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने का डिसीज़न लिया। तो आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ईज़ी टी प्लानर लिमिटेड। तो ईज़ी टी प्लानर लिमिटेड के ऊपर जब यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिला था बहुत दिनों के बाद, यहाँ पे एक लंबा जर्नी देखने को मिला था। तो इसका कारण कौन-सा था मैं आपको बता दूँ कि ईज़ी टी प्लानर ने क्या किया, जो मालदीव्स का जो बॉयकॉट्स का एक ट्रेंड चल रहा था, उस टाइम ईज़ी टी प्लानर ने सारे जो फ्लाइट का टिकट था मालदीव्स का, वो सारे के सारे कैंसल कर दिए थे। मतलब कंपनी खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मतलब खुद खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे थे और यही लोग को लगेगा, बिल्कुल नहीं। कंपनी देख एक 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 साइकोलॉजी होता है, कभी-कभी कुछ ट्रेंड कंपनी के लिए पॉज़िटिव भी बन जाता है
हाँ, मान लेता हूँ कंपनी का फ्लाइट मिसिंग हुआ मगर एक ट्रेंडिंग के हिसाब से लोगों के मतलब सामने ईज़ी टी प्लानर एक एडवर्टाइज़मेंट के हिसाब से सामने आया। देखिए, लोग ईज़ी टी प्लानर को बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। तो जब न्यूज़ मार्केट में आए, तो यहाँ पे होगा क्या? मालदीव्स का ट्रेंडिंग चला। हर कोई व्यक्ति मालदीव्स मालदीव्स के बारे में यही कह रहे थे कि मालदीव्स को बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट करना चाहिए। तो उस टाइम ईज़ी टी प्लानर ने मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। अगर मार्केटिंग करना है, तो मुझे कुछ रिस्क उठाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया, ईज़ी प्लान मतलब कंपनी ने क्या किया, खुद की जो मालदीव्स का जितने सारे टिकट बुकिंग था, वो उसको कैंसल कर दिया और इसको न्यूज़ चैनल में पब्लिश हो गया और ट्विटर में भी बहुत ज़्यादा पब्लिश हो गया कि मालदीव्स के इस बड़े मतलब बॉयकॉट युद्ध में ईज़ी टी प्लानर भी शामिल हो गया। तो लोगों के मन में एक सेंटिमेंट क्रिएट हुआ कि हाँ, चलो कंपनी एक बहुत बढ़िया कंपनी है। तो इसीलिए लोग इसके ऊपर बाइंग किए। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा सारी चीज़ों को। तो कंपनी ने क्यों डिसीज़न लिया, मैनेजमेंट का अंदर की जो बात है आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। देखिए फिर भी और भी बहुत सारे कारणस हैं। तो मुझे जो कारणस दिखा वो आपके साथ शेयर किया। और कोई कारणस है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर मैं एक टेक ज़रूर लूँगा। यहाँ पे क्या बना, शोल्डर कम कम सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है। अगर यहाँ पे एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे और उसके बाद एक ब्रेकआउट सिचुएशन बनाए, तो मैं ज़रूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा, कंपनी इसके ऊपर जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, आपको मैं अगर इस पैटर्न्स क्रिएट हो तो और अगर यहाँ पे कोई ट्रेड बने, तो एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। तो उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा क्योंकि जो ट्रेड बनेगा, वो प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे बनेगा, तो एक हायर पॉसिबिलिटी है, उस टारगेट को वो अचीव कर सकते हैं। मगर यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किस तरीके से होता है। तो अगर शोल्डर फिर से क्रिएट करे, तब मैं इसके ऊपर डिसीज़न लूँगा। देखिए, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है, इनकम भी अच्छा खासा है, आरओसी, आरओई आपको बेस्ट दिखने को मिलेगा। और कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है। मतलब कंपनी एक अंडर वैल्यूड सिचुएशन में देखने को मिला। अभी ये भी देखना है कि कंपनी का पी रेशियो 3 साल में नहीं 5 साल में क्या काम कर रहा था। 5 साल में एवरेज पी रेशियो 64 है। कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है 50 है। तो इसका मतलब कंपनी एक अंडर वैल्यूड सिचुएशन में देखने को मिले। अभी कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो आप देखेंगे, सॉरी क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे, सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी कुछ इस तरीके से देखने को मिले। 6 करोड़ से 27 करोड़, उससे 30 करोड़, उसके बाद 50 करोड़। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इस सारे कारण की वजह से मैंने क्या किया, कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने का डिसीजन लिया। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है हैप्पी स्माइंड एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो हैप्पी स्माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। आप सभी जानते हैं क्वार्टरली रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो फाइनली यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुके हैं। और कंपनी किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया आप देख सकते हैं। जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो रेज हो चुके हैं 3.6%, अराउंड 59.6 करोड़ के आसपास। और रेवेन्यू का ग्रोथ 12% के आसपास ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखने को मिला। तो मुझे प्रॉफिट ग्रोथ उतना ज़्यादा खास नहीं लगा, फिर भी 0.36% का ग्रोथ देखने को मिला है, मतलब एक पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कितना है आप देखेंगे, तो कंपनी का देखिए सेल्स लगा लगातार क्या हो रहा था, यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, 42 करोड़, 45 करोड़, 57 करोड़ और उसके बाद अभी 80 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी हर साल में खुद के प्रॉफिट को लगातार बढ़ाता हुआ देखने को मिले। एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले, जो कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट है, जो कंपनी धीरे-धीरे करके एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में आगे बढ़ रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिएगा, क्योंकि कंपनी एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है, धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है और एक लंबा जर्नी करने का दम भी रखते हैं। तो हैप्पी स्माइंड के ऊपर जो रिज़र्व है, वो इस बार हाईएस्ट रिज़र्व देखने को मिला, करीबन-करीबन 1340 करोड़ के आसपास, आज तक की हाईएस्ट रिज़र्व है। हाँ, कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा, कर्जा जो बढ़ा, छोटा-मोटा क्वांटिटी के साथ छोटा-मोटे अमाउंट का कर्जा बढ़ा। और कंपनी के देखिए जो ट्रेड रिसीवेबल, मतलब कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला कितना 200 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार 199 करोड़ के आसपास मिला था, इस बार मिला 213 करोड़ के आसपास। तो सिचुएशन वाइज बात करूँ तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है,
प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, तो इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं उठाया, जितना पब्लिक के पास होल्डिंग है। क्योंकि कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो स्मॉल कैप के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा अभी तक इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहा है। रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज, तो आपको यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है, छोड़ दीजिए। कंपनीज़ के ऊपर मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हैप्पीस्ट माइंड के ऊपर लगातार क्या हो रहा है, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो जो जो कंपनी का हाई बन रहा है, वो लोअर हाई बन रहा है। मतलब यहाँ पे कंपनी लगातार हाई तो बना रहा है, मगर लोअर हाई है। अभी जो ट्रेंड है, ये जो रेंज है, इस रेंज को कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक मुझे नहीं लग रहा है इतना जल्द से जल्द ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट जो आया, उतना ज़्यादा खास रीज़न नहीं है। 13% का ग्रोथ हुआ, मगर उतना ज़्यादा खास ग्रोथ नहीं है। इसके लिए एक करेक्शन मोमेंटम मुझे लग रहा है और भी एक बार देखने को मिल सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। मैं इंतज़ार करूँगा, जब कोई मौका मिले तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं रहेगा। अगर आपको काम करना है तो प्लीज़ रिसर्च करके, स्टडी करके काम करिए। सारी चीज़ों को नोटिस करके काम करिए। तो बाकी आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके भी आप काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टीसीएस। टीसीएस के बारे में आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आया। तो कंपनी ने इसलिए एक बार नहीं, 2-2 बार एक साथ डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया। तो कंपनी का जो डिविडेंड है, देखिए 19 जनवरी अ, मतलब पिछले दिनों में कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके थे, डिविडेंड दे चुके हैं। वो भी कितने? 18+9। तो 18+9 मतलब आपको 17 सॉरी ₹27 के आसपास कंपनी आपको डिविडेंड दिया है। तो आप देखेंगे तो कंपनी ₹27 का डिविडेंड दिया, और वो भी ₹9 जो है वो इंटीम डिविडेंड है, और ₹18 जो है वो स्पेशल डिविडेंड है। तो स्पेशल डिविडेंड कंपनी तब देते हैं जब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो। यहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले, जिसके चलते कंपनी ने एक्स्ट्रा डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिले, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए